न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड. यू कैन सी दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द सेम. ठीक है. देन न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? अगर हमने उसमें से फॉस्फेट निकाल दिया तो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, है ना. एंड न्यूक्लियो बेस मतलब ही नाइट्रोजन बेस होता है, जो कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स है. ठीक है. सो दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड. साइड है मतलब इसमें क्या नहीं है? फॉस्फेट ग्रुप नहीं है. न्यूक्लियोटाइड में दो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. प्यूरिन्स में क्या आते हैं? एडेनाइन एंड गुआनिन. पिरिमिडिन्स में क्या आते हैं? साइटोसिन एंड थायमिन. हाँ, एंड इन केस ऑफ आरएनए द थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. ठीक है. So again the same thing, you can see the structure. You must have learned this structure in chemistry also, है ना. Then you can see the difference between the DNA and the RNA. DNA is a double helix structure, whereas this RNA is a single stranded. हाँ, DNA क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है. RNA कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. DNA में कोई टाइप्स नहीं होता है, जबकि RNA में 3 टाइप्स यू हैव लर्न, है ना. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ RNA? mRNA, RNA, tRNA, rRNA. वेरी गुड. ठीक है. तो mRNA क्या होता है बेटा? mRNA वगैरह क्या है? मैसेंजर RNA. मैसेंजर RNA. ठीक है. tRNA का मतलब ट्रांसफर RNA. ट्रांसफर करेगा. और rRNA का मतलब क्या है? जो राइबोसोमल RNA. राइबोसोम पे प्रेजेंट है. वेरी गुड. ठीक है. सो हमारे केस में ह्यूमन बीइंग में, लेट अस से वी आर लर्निंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग इन योर फुल 12th स्टैंडर्ड. In most of the organism, including the human being, DNA is the genetic material. ठीक है. बट हमारे केस में RNA भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों RNA इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर लेसन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो डीएनए रह के भी कुछ फायदा नहीं है. समझ में आया? क्योंकि डीएनए पे जो भी पैटर्न्स है उसका प्रोटीन बनना चाहिए, और प्रोटीन बनेगा तब वो कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब होगा बॉडी में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे लेट अस से कि किसी का स्किन कलर इज व्हाटएवर, हाँ, ठीक है. या फिर लेट अस टेक आई कलर. हाँ, लेट अस से कि ऐश्वर्या राय का आई कलर इज ब्लू इन कलर. तो ब्लू इन कलर क्यों है? बिकॉज उसका जेनेटिक मेकअप वैसा है आई कलर का. करेक्ट है. उसके डीएनए पे वो आई कलर के लिए वो जीन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. अब वो जीन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? उसके प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ बेटा? ये जो जीन है इसका प्रोटीन बनता है हमारे बॉडी में, एंड प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो प्रोटीन जब बनेगा वो टाइप का, देन दैट विल बी डिसाइडिंग द आई कलर. अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? Yes. कोई भी कैरेक्टर जो आपके बॉडी में है, दैट इज ऑल बीन decided by the proteins which are been formed by that genetic code. ठीक है. जो भी जेनेटिक कोड है उससे पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन से हमारा बॉडी कैरेक्टर्स डिसाइड होता है. ठीक है. उसी से एंजाइम्स भी बनते हैं. इसीलिए तो कहा जाता है ना कि 99% ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर सेम. क्यों मैं 99% बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स बन रहे हैं वही आप सबके भी बन रहे हैं. मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी हार्मोन्स ऑलमोस्ट या एंजाइम्स लग रहे हैं वही आपके भी है. इसलिए 99% हम सबके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम है. सिर्फ फर्क किधर है? फीचर्स में. मतलब फेस का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, हेयर टेक्सचर का डिफरेंस है, आई कलर का डिफरेंस है. हाँ, ये सब फिंगरप्रिंट्स का डिफरेंस है. तो ये सब क्या है? दिस 2%, एंड दिस 2% का फर्क ही हम सबको अलग करता है. अंडरस्टूड? तो इन दिस पर्टिकुलर लेसन यू आर बेसिकली गोइंग टू लर्न अबाउट कि कैसे डीएनए के ऊपर कोड्स है, उसको डी कोड कौन करेगा? आरएनए. और कैसे आरएनए से प्रोटीन बनेगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी. ठीक है. सो यू कैन सी दैट हाउ द डीएनए इज बीन कॉइल्ड, है ना. देखो ये जीन होता है, डीएनए के ऊपर जीन होता है, और ये पूरा डीएनए ऐसे बीड्स के ऊपर रैप्ड होते हैं.
ठीक है। अब ये बीड्स देख सकते हो आप, इफ यू कैन सी द कर्सर बेटा, ये बीड्स जो दिख रहे हैं, येलो कलर के बीड्स दिख रहे हैं, अगर वो एक साथ और स्टेकल्ड हो जाते हैं तो आपको कैसे दिख रहा है, ये मोतियों के माला के जैसा दिख रहा है। और वो, और अगर हम बाहर बाहर जाएंगे तो ये कैसा दिख रहा है हमें, पुराने जमाने के टेलीफोन के वायर के जैसा दिख रहा है ना। और फिर उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डीएनए। ठीक है, हाउ इट लुक्स इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, डीएनए के ऊपर जीन, डीएनए has been coiled around this protein balls। ठीक है, देन प्रोटीन एक साथ स्टैक्ड होते हैं तो कैसा लिखता है, लग रहा है अपने को मोतियों के माले के जैसा दिख रहा है। और उसको अगर हम और ये करेंगे तो इट इज लुकिंग लाइक अ टेलीफोन का वायर पुराने जमाने का। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स हमें कब दिखते हैं, जब वो प्रोफेज में आते हैं तभी, है ना, कंडेंस्ड होते हैं तभी दिखते हैं। अंडरस्टूड? ओके, so this is how the DNA is been, you have learned the DNA का structure। ठीक है, so बीच में जो बैकबोन है, it is made up of phosphate and sugar, और बीच में जो बेस होता है वो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। एडेनाइन is always linked with what? Thymine. Thymine with how many bonds, how many hydrogen bonds? Double hydrogen bond. And guanine is always linked with cytosine with triple hydrogen bond। ठीक है, in DNA we have seen the polarities also, there are two polarities, 5' end and 3' end। ये polarity किसके वजह से आता है, because of this sugar and phosphate के वजह से form होता है। ठीक है, so nature of single stranded polynucleotide chain, phosphate group of the lower nucleotide is linked with the 5th carbon atom, इसलिए 5' end हो गया, है ना। so it's a double helix twisted structure। What is the Chargaff's rule telling? In DNA, only in DNA, the number of purines is always equal to the number of pyrimidines। क्योंकि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहा है ना, इसीलिए। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रही हूँ? हमेशा A plus G is equal to T plus C। So this rule was called been as the Chargaff's rule। ठीक है, बट ऐसा आरएनए में नहीं होता है क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, सो आरएनए में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। सो आरएनए is not a genetic material in our case, but yes, it is a genetic material in some of the viruses। ठीक है, so RNA is a genetic material। जैसे आपने HIV वायरस पढ़ा है, HIV वायरस में genetic material RNA होता है। Uracil is present in presence of thiamine। There are 3 types of RNA, M, R and T, as you have already told me। Okay, let us learn these types। mRNA कैसा दिख रहा है आपको, लीनियर। लीनियर मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड है, एकदम सीधा साधा है, लीनियर है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं हमें उसमें। इट इज मेकिंग द 3% ऑफ द टोटल RNA। ये क्या कैरी कर रहा है, इन द फर्दर पार्ट ऑफ द लेसन यू विल बी लर्निंग दैट। आपको ये देखो सेट्स दिख रहे हैं, 3 के सेट्स दिख रहे हैं, AUG, ACG, GAG, CUU। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है बेटा, दिस आर द कोडॉन्स। कोडॉन्स का मतलब क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द सेट ऑफ 3। हाँ, 3 के फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो 3 अल्फाबेट्स, फिर 3 अल्फाबेट्स, फिर 3 अल्फाबेट्स। तो ये जो 3 का फॉर्म है ना, इसे हम कोडॉन्स कहते हैं। ठीक है, has triplets of nucleotides which is called as codon। triplets of nucleotide called as codon। कहाँ से स्टार्ट होता है, it is always starting from the 5' end and ending with the 3' end। हमेशा 5' end पे, in case of mRNA, हमेशा in the 5' end there is AUG present। और AUG कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, ये एक कोडॉन है। आपको समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कह रही हूँ, AUG क्या है, कोडॉन है। ये कोडॉन किसको कोड करता है, एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है, मिथ्योनिन। एंड मिथ्योनिन इज द स्टार्ट कोडॉन, मतलब मिथ्योनिन हमेशा रहता है फर्स्ट में। समझा? जो लास्ट में होता है वो कोई अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है। आप देख सकते हो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल AUG से मिथ्योनिन बन रहा है, ACG से थ्रियोनिन बन रहा है, GAG से ग्लूटामेट बन रहा है, CUU से ल्यूसीन बन रहा है। समझ में आया? पर अगर आप लास्ट में आओगे तो UAG से कुछ भी नहीं बन रहा है।
है ना, कोई अमाइनो एसिड नहीं बन रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये स्टॉप कोडॉन है। मतलब कि लेट अस से कि ये कोई प्रोटीन बनाना चाह रहा है, तो प्रोटीन बनाने के लिए तो नंबर 1 इज मिथ्योनिन। ठीक है, एक मिनट, आई विल यूज द एनोटेशन, कैन आई यूज दैट एनोटेशन, जस्ट अ सेकंड। नो, एनोटेशन वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मुझे। ओके ठीक है, मिथ्योनिन एक 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर ये एक प्रोटीन बनना चाहेगा तो इस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड होंगे, 6 अमाइनो एसिड होंगे। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई मीन टू से? यस हाँ, अगर ये प्रोटीन अगर हम बना रहे हैं इस mRNA से, अगर हम कोई प्रोटीन बना रहे हैं, तो कोई भी प्रोटीन के अंदर बेटा अमाइनो एसिड कितने भी रह सकते हैं। कुछ प्रोटीन में शायद 4 ही अमाइनो एसिड रह सकते हैं, कुछ प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड भी रह सकते हैं, कुछ प्रोटीन में शायद 15 भी रह सकते हैं। सो दैट डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। समझ में आया? इसीलिए तो हम कह रहे प्रोटीन मतलब it is made up of amino acid, but the set of amino acid is different in different proteins. Understood? ठीक है, सो जो 3' एंड पे होता है उसको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, या फिर टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं, या फिर इसे हम नॉन सेंस कोडॉन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट सेंसिंग एनी ऑफ द अमाइनो एसिड। देयरफॉर अंडरस्टूड दिस मच? किसी को कुछ डाउट है? बिकॉज अगर आपको यही नहीं समझेगा तो फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं समझ पाओगे अच्छे से। Have you understood? Shall I repeat it once again? Yes. Okay. देखो, आप ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हो बेटा? ये mRNA, tRNA, rRNA ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी वापस पढ़ा है ना 11th में आपने, बट फिर से आपको इसको 12th में मैं क्यों रिवाइज करवा रही हूँ? बिकॉज 12th में आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने वाले हो। इस लेसन में जो मेन चीज आप पढ़ने वाले हो बाद में वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन क्यों बनना इंपॉर्टेंट है, मैं वापस उसको ही रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि आप हम सबके बॉडी में, लेट अस से माय बॉडी, ठीक है, अब मेरे बॉडी में अभी मैंने अगर कुछ खाना खाया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स लगेंगे, लगेंगे कि नहीं? अब उस मेरे एक डाइजेस्टिव सिस्टम में ही कम से कम 20 to 30 एंजाइम्स लग जाएंगे, लगेंगे कि नहीं? यस, यस और नो? तो मतलब उतना प्रोटीन बनना चाहिए डेली। अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस और नो? Yes. है ना, अगर सुबह कुछ नाश्ता किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम नहीं रहेगा तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा ना, तो इसका मतलब प्रोटीन बनना चाहिए, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो प्रोटीन बनना चाहिए मतलब क्या? अभी डाइजेशन का तो आपने पढ़ा, आपने हर एक सिस्टम को अलग अलग पढ़ा है, पर उसको साथ में अपने बॉडी में कैसे होता है वो, कि मैंने ब्रेकफास्ट किया, मेरा मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन हो गया। अब ऑन हो गया मतलब क्या? वो एंजाइम्स बना के रखेगा। अब एंजाइम्स बनने के लिए आप इस लेसन में पढ़ रहे हो कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? हमारे मेरे डीएनए पे हाँ कोड्स है, अब वो कोड्स वो एंजाइम्स बनाएंगे। लेट अस से इफ somebody has किसी ने मिल्क पिया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या बनेगा? लैक्टोज। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, लेट अस से लैक्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो लैक्टेज के लिए डीएनए के जीन के ऊपर वो एंजाइम का कोड है जो कि लैक्टेज बनाता है। अंडरस्टूड? अच्छा, अब डीएनए के ऊपर तो कोड है, डीएनए के ऊपर तो है कि बाबा लैक्टेज का बन सकता है, पर बनाने में मदद कौन करेगा? ये आरएनए मदद करेंगे। अंडरस्टूड? अब आरएनए, अभी आप आगे पार्ट में पढ़ोगे कि आरएनए कैसे कॉपी करता है। आरएनए का काम क्या है? एमआरएनए का काम क्या है? कि डीएनए के ऊपर जो भी कोड्स है उसको कॉपी करना, फिर वो कहाँ ले जाएगा? आरआरएनए में। आरआरएनए का क्या है? राइबोसोम में प्रेजेंट है। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, और ट्रांसफर आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एक अमाइनो एसिड लेकर आएगा, और अमाइनो एसिड जब एक आएगा तो वो जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद एक प्रोटीन बन जाएगा। समझा? ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन। तो वापस एक बार हम देखते हैं एमआरएनए क्या है। एमआरएनए एक सिंपल सा लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है। कितना होता है? इट इज मेकिंग 3% ऑफ द टोटल आरएनए।
इसके ऊपर क्या होता है, इसका खास बात क्या है, इसको मैसेंजर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये मैसेज लेकर जा रहा है डीएनए से राइबोसोम में, ठीक है। डीएनए से मैसेज कॉपी कर रहा है और लेकर जा रहा है, खुफिया है ये, ठीक है, कोडॉन्स के फॉर्म में लेकर जा रहा है कि कौन सा एंजाइम बनाना है, इसने डीएनए से पूछा और डीएनए से पूछने के बाद ये राइबोसोम तक लेकर जा रहा है। अब समझा, ठीक है। इसके पास जो मैसेज है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, 3-3 के सेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। इस 3-3 के सेट को हम क्या कहते हैं, कोडॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडॉन्स। कोडॉन्स में जो सबसे पहला होता है वो स्टार्ट कोडॉन होता है, मतलब यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट होगा, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट होता है। रीडिंग हमेशा 5' to 3' होता है, उल्टा कभी भी नहीं होता है, 3' to 5' नहीं होता। इसीलिए क्योंकि रीडिंग हमेशा 5' से होता है, इसीलिए 5' पे जो सबसे पहला कोडॉन होता है उसे हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाती है। कैसे शुरुआत होती है हम आगे पार्ट में पढ़ेंगे, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। अभी सिर्फ आप यही समझो कि 5' पे स्टार्ट कोडॉन होता है, 3' पे स्टॉप कोडॉन होता है। इतना समझ में आ गया। क्योंकि 3' पे कोई भी अमाइनो एसिड कोई कोड नहीं करता, इसलिए हम इसे नॉन सेंस कोडॉन भी कहते हैं। और स्टार्ट कोडॉन हमेशा AUG होता है, जो कि मिथियोनिन नाम का अमाइनो एसिड बनाता है। अंडरस्टूड दिस मच नाउ? Yes. ठीक है। अभी आपको पूरा बेटा फुल डिटेल में पढ़ना है, अभी तो सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो इसको, ठीक है। अभी तो ये फुल आपको वापस पढ़ना है आगे। अब हम चलते हैं rRNA। rRNA क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये राइबोसोम में प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट इज एसोसिएटेड विथ राइबोसोम। अब राइबोसोम में यू कैन सी दैट इन द डायग्राम देयर आर 2 यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट एंड अ लार्जर यूनिट, दोनों एक साथ कंबाइन हो गए हैं। It is coiled around itself. You can see ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, ये एक ही थ्रेड है, एक ही थ्रेड है, पर ये एक दूसरे के अंदर कॉइल्ड हो गए हैं टू फॉर्म द बेस पेयर। आप बीच में बेस पेयर भी देख सकते हो, यहाँ पे बीच बीच में बेस पेयर भी फॉर्म हो गया, पर यहाँ पे बेस पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे चारगफ्स का रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बीच में देखो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बीच में, यू कैन सी दिस हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में, बट आगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चारगफ्स का रूल अप्लाई नहीं होता है। एंड इट इज मेकिंग 80 to 90%। क्यों इतना ज्यादा, बिकॉज प्रोटीन बनाना इंपॉर्टेंट है, मेन हमारा ये क्या है, प्रोटीन बनाना। अंडरस्टूड? सो 80 to 90% ऑफ द टोटल सेलुलर RNA इज द rRNA. You have learned about the prokaryotic ribosome and a eukaryotic ribosome. Prokaryotic ribosome 70S होता है, S is a Swedberg unit, and eukaryotic ribosome is 80S, that is a Swedberg unit. पर अगर हम उसको स्प्लिट करेंगे 70 को, तो इट इज 50 and 30. 50 and 30 को एड अप करेंगे तो हमें 80 मिलता है, बट उसमें से 10 यूनिट ओवरलैपिंग में चला जाता है, क्योंकि जब ये एक दूसरे पे जुड़ता है ना तो 10 यूनिट्स ओवरलैप हो जाता है। उसी तरह से 60 + 40 is 100, बट ओवरलैपिंग में वो 80 होता है। अंडरस्टूड? Yes. Yes. नेक्स्ट इज tRNA। अब tRNA का दो स्ट्रक्चर्स है, दो फॉर्म में रहता है, या तो क्लोवर लीफ मॉडल के फॉर्म में या तो हेयर पिन मॉडल के फॉर्म में। फिर वो क्लोवर लीफ हो या फिर हेयर पिन हो, हाँ, द मेन सेंटर इज ओवर हियर। इसमें लूप्स होते हैं अलग अलग, यू कैन सी देयर आर डिफरेंट 3 लूप्स इन क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ में 3 लूप्स हैं। सो इट इज द स्मॉलेस्ट RNA. It is again coiled around itself, showing the base pair within the clover leaf structure. You can see this clover leaf structure. tRNA के 4 parts होते हैं. You can see this DHU loop. DHU आम का मतलब क्या है, डाइहाइड्रोक्सीयूरासिल लूप, या फिर अमाइनो एसिड रिकॉग्नाइजेशन साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, एक्सेप्टर एंड, राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन साइट, T loop, anticodon loop, which has anticodon pairing with the codon of mRNA. Now you can see all these things. I will explain you one by one. देखो ACC ये कौन सा एंड है, एक्सेप्टर एंड है। एक्सेप्टर एंड नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेप्ट मतलब कोई चीज को एक्सेप्ट करने वाला है, तो किसको एक्सेप्ट करने वाला है, अमाइनो एसिड को यहाँ पे बाइंड करने वाला है। तो tRNA के 3' एंड पे अमाइनो एसिड बाइंड होता है, ठीक है।
जबकि DHU लूप जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो अमाइनो एसिड इस 3' एंड पे आ रहा है ये बराबर है या नहीं. So it's a recognition site. DHU loop is a recognition site. कि 3' एंड पे जो अमाइनो एसिड आ रहा है वो सही है या नहीं, इसका रिकग्नाइजेशन कौन करता है? DHU लूप करता है. समझा? यस और नो? Yes. T-C लूप, ठीक है, ये एंटी कोडॉन को पेयरिंग करवाने में मदद करता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये एंटी कोडॉन. कोडॉन किधर था? mRNA में. जैसे ये AUG ये एक कोडॉन है, लेट अस से AUG एक कोडॉन है. इसका एंटी कोडॉन क्या बनेगा मुझे बताओ? A किसके साथ जुड़ना चाहिए? T के साथ. U किसके साथ जुड़ना चाहिए? हाँ, C. करेक्ट. G किसके साथ जो जुड़ना चाहिए? यू ए के साथ आएगा और ए यू के साथ आएगा. तो मुझे वो कोड का ना कोड बताओ. AUG का किसके साथ जुड़ना चाहिए? वी नो दैट एडेनाइन इज UAC ऑलवेज. आएगा. हाँ बोलो. UAC आएगा. UAC. ओके, तो लेट अस सी. हाँ, अगर यहाँ पे कोडॉन AUG है, mRNA पे अगर कोडॉन AUG है तो एंटी कोडॉन क्या आना चाहिए? क्या बताया अभी आपने? A विल बी लिंकिंग विथ U. U will be linking with A. A and G will be linking with C. C. समझ में आ गया? तो कोडॉन का अपोजिट इज एंटीकोडॉन. समझा? तो यहाँ पे नीचे है ना, नीचे mRNA होता है और उसके ऊपर होता है ये tRNA का एंटीकोडॉन और ऊपर एक्सेप्टर सेल्स एंड पे होता है अमाइनो एसिड. ठीक है. अभी जब आप वीडियो देखोगे ना आगे, जब प्रोटीन सिंथेसिस में, तब आपको और अच्छे से समझ जाएगा. पर अभी आप क्या समझोगे कि tRNA में होता है एंटीकोडॉन और एक्सेप्टर एंड पे होता है अमाइनो एसिड. ये दो चीज अभी आप अच्छे से ध्यान में रखो. फिर वो क्लोवर लीफ मॉडल हो या हेयरपिन मॉडल हो, क्या होना चाहिए? एंटीकोडॉन होता है और एक्सेप्टर एंड होता है. ठीक है. फिर हमने ये तो देखा ही था, डिस्कवरी ऑफ DNA किसने किया है? इट वाज मिस्टर फ्रेडरिच मिस्टर. ठीक है. उन्होंने पस सेल से सबसे पहला न्यूक्लिया को डिस्कवर किया था, विच इज बीन कॉल्ड एज अ न्यूक्लिन. है ना? पस सेल से उन्होंने सबसे पहला न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और उन्होंने नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था. और फिर बाद में पता चला कि न्यूक्लिक के अंदर क्या होता है? फास्फोरस होता है, विच इज हैविंग एसिडिक प्रॉपर्टी. है ना? एंड देयरफॉर उसका नाम क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. क्यों न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड हो गया? बिकॉज फास्फोरस के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए वो क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया. सो दो है, एक जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको हम बोलेंगे डीऑक्सी और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, नाउ दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव ऑलरेडी लर्न. ठीक है. ये मैंने एक्सपेरिमेंट आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बताया था. ये मैंने आपको बताया था कि देयर वर मेनी साइंटिस्ट जिनको क्या पता करना था कि डीएनए कैसे कोई भी चीज का इनहेरिटेंस होता है. तो ग्रिफिथ ने सबसे पहले स्टार्ट किया था सोचना उसके ऊपर. सो आई होप यू रिमेम्बर द एक्सपेरिमेंट. ही हैज टेकन 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, S type and R type, and he concluded that there is something transforming principle. है ना? उन्होंने क्या नाम दिया था उसको? उनको DNA ये वर्ड पता नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. और बाद में पता चला कि यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? DNA है. ठीक है. देन उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग चीजों को एक्सट्रैक्ट किया और अगेन उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया और फिर बाद में उनको भी यही पता चला कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. अगेन हर्शी एंड चेज ने विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड रेडियोएक्टिव सल्फर से उन्होंने पता किया. तो जैसे कि हम सबको पता है कि फास्फोरस डीएनए में होता है, इसलिए फास्फोरस वाज बीन सीन, और सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, तो प्रोटीन वाज नॉट बीन सीन इनसाइड द सेल. इससे भी क्या प्रूव हो गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. यस ना?
Then we have seen the prokaryotic cell का DNA. तो prokaryotic cell में क्योंकि the nucleus is not so well developed, so they are having a circular DNA which is not so well developed. ठीक है, they are the nucleus is without nuclear membrane and nucleolus. ठीक है, so this is what is we have to learn the structure of a this thing. Yes, याद है मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको टेक्स्ट बुक से बताया था ना लास्ट टाइम, आई थिंक सो. Yes. Yes. I have taught you with the help of textbook it seems. Yes. So because that day वो PPT open नहीं हो रहा था इसलिए. Yes, I remember now. Okay. So यहाँ पे कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं. मैंने आपको एंजाइम्स और प्रोटीन्स टेक्स्ट बुक में मार्क करने के लिए बोला था उस दिन. So these were the enzyme DNA gyrase, topoisomerase. ठीक है, for maintaining the supercoiled state. ठीक है, फिर हमने यूकैरियोट्स का पैकिंग न्यूक्लियोसोम पढ़ने के लिए स्टार्ट किया था. न्यूक्लियोसोम. सो न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या है, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन. तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज कॉम्प्लेक्स वन. हिस्टोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग ऑफ डीएनए. हिस्टोन इज अ प्रोटीन. अगेन देखो, प्रोटीन डीएनए के लिए भी प्रोटीन पैकिंग मटेरियल है. तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो डीएनए भी कैसे कॉइल्ड होगा. अंडरस्टूड. So histone is also a protein which is again synthesized with the help of this mechanism only, this protein synthesis mechanism only. So histone are required for packing of DNA. ठीक है, हिस्टोन के अंदर कौन से 2 अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन. ये भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था. इसके वजह से दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और डीएनए तो हमारा नेगेटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, दे आर हैविंग अ वेरी गुड बॉन्डिंग. 8 molecules of histones होते हैं. 2 molecules of H2A, H2B, H3 and H4. ठीक है, they are been forming the octamer. ठीक है, अब octamer में क्या होता है, डीएनए का एक रैपिंग एंड 3/4 रैपिंग. एक पूरा रैपिंग एंड 3/4 रैपिंग. और फिर उसको क्लोज किससे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ दिस H1 प्रोटीन. ठीक है, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर 8 हिस्टोन के प्रोटीन्स हैं, जिसके ऊपर डीएनए का एक रैपिंग है, दूसरा 3/4 रैपिंग है, और फिर जहां से डीएनए बाहर निकल रहा है वहां पर क्लोजिंग के लिए H1 प्रोटीन है. ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे. क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम. अब इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि डीएनए एक बार पूरा रैपिंग कर रहा है, फिर 3/4 रैपिंग कर रहा है. अब देखो डीएनए ये पर्पल कलर का यहाँ से बाहर आ रहा है, तो जहां से बाहर आ रहा है उसको बंद करने के लिए यहाँ पे H1 प्रोटीन है. अंडरस्टूड. Yes. ओके. सो ऐसे बहुत सारे क्या हैं, न्यूक्लियोसोम्स हैं. ठीक है, इफ यू रिमेम्बर अगेन यू कैन सी दिस डायग्राम. बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स है. कहाँ गया वो डायग्राम, फर्स्ट वाला. देखो, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा. अब इस डायग्राम में देखो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ हैं. ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब एक साथ आते हैं तो दे आर लुकिंग लाइक अ बीड्स, मोतियों की माला के जैसा दिख रहे हैं. सो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, they look like they are seen like a beads on the string. मोती के माला, जैसे कि कोई स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, डीएनए का कैसा रैपिंग होता है, डीएनए इज रैप्ड एज 1 and 3/4 टर्न. दिस डीएनए इज कॉल्ड एज अ कोर डीएनए. जो यहाँ से बाहर जो इसके ऊपर रैप्ड है ना, देखो आप देख सकते हो रेड कलर का जो रैप है, रेड कलर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज अ कोर डीएनए. कोर डीएनए वो डीएनए है जो हिस्टोन प्रोटीन के आजू बाजू में रैप्ड है, जिसका बेस पेयर कितना होता है, 146 बेस पेयर्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब जहां से H1 स्टॉप कर रहा है इसको, वहां से भी एक छोटा सा डीएनए बाहर आ रहा है. देखो इन दोनों के बीच में लिंकर डीएनए प्रेजेंट है. ये न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, दोनों के बीच में एक डीएनए प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए, विच इज ऑफ 54 बेस पेयर. अंडरस्टूड, यस और नो, समझा इतना? Yes. एक न्यूक्लियोसोम जिसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर जो डीएनए रैप्ड है, 1 राउंड रैपिंग,
3/4 राउंड रैपिंग, इसको हम क्या कहेंगे? कोर डीएनए। अब डीएनए जब वहां से बाहर निकल रहा है, हाँ, और फिर एक दूसरे न्यूक्लियोसोम में जा रहा है रैपिंग के लिए, तो जो बीच का जो डीएनए जो ब्रिज का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ लिंकर डीएनए। कोर डीएनए में कितने बेस पेयर्स हैं? 146, एंड लिंकर में कितने हैं? 54 बेस पेयर्स आर बीन प्रेजेंट। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिंग बीज ऑन जो स्ट्रिंग्स का जो मॉडल है, ठीक है, इट इज लुकिंग लाइक अ टेलीफोन का वायर, जो पहले के जमाने में जो टेलीफोन वायर रहता था ना, इट इज लुकिंग लाइक दैट अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड देयरफॉर इट इज बीन कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड फाइबर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? सोलेनॉइड फाइबर, एंड द डायमीटर इज अबाउट 30 nanometers. ठीक है, so solenoid fiber means the beads on string gets condensed to form a coil like a telephone wire. So this is how it looks by a supercoiled structure. You can see this beads, और देखो ये beads कैसे ये टेलीफोन वायर के जैसे coiled है, super coiled structure, and these are the chromosomes. Understood? Yes. अच्छा, अभी देखो, पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल नीड्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स। अब हिस्टोन प्रोटीन तो आपने पढ़ाई कि उसमें 8 हिस्टो ऑक्टामीज हैं, बट पैकिंग ऑफ अ क्रोमैटिन के लिए और एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है, एंड उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहते हैं। नॉन हिस्टोन मतलब दे आर नॉट हिस्टोन प्रोटीन्स। नाउ हिस्टोन प्रोटीन के आजू बाजू डीएनए है, बट कुछ और भी पैकिंग के लिए जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलेंगे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। सो अ लूजली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन्स, जब हम उसको स्टेन करेंगे, जब हम उसको कलर करेंगे, तो दे कलर लाइट, उसको हम कहेंगे यूक्रोमैटिन। और जो क्रोमोसोम्स को, जो क्रोमैटिन को कलर करने में वो डार्क स्टेन करते हैं, डार्क कलर हो जाते हैं, उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। तो ये सिर्फ स्टेनिंग का फर्क नहीं है, उसके अंदर डीएनए का भी फर्क होता है। यूक्रोमैटिन जो होते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं, और हेट्रोक्रोमैटिन जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। अंडरस्टूड? Yes. नाउ डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं। रेप्लिकेशन मींस डुप्लीकेशन, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना। सो वी नो दैट डीएनए सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, हाँ, हमारे सारे बॉडी सारे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट्स अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए को 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन करने होते हैं, हेट्रो कैटेलिटिक फंक्शन एंड ऑटो कैटेलिटिक फंक्शन। नाम बड़ा है पर मतलब एकदम सिंपल है। हेट्रो कैटेलिटिक फंक्शन का मतलब क्या है? When DNA directs the synthesis of chemical molecules other than itself, then such function of DNA is called as heterocatalytic function. जैसे कि आरएनए का सिंथेसिस होना, प्रोटीन का सिंथेसिस होना, मतलब जब वो खुद का रेप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हेट्रोकैटालिटिक। ऑटो मतलब खुद का, जब डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, when DNA directs the synthesis of DNA itself, it is called as DNA. अब आप मुझे बोलोगे कि डीएनए वापस क्यों रेप्लिकेट करता है? क्योंकि आपने सेल डिवीजन में पढ़ा है कि अगर एक सेल से 2 सेल बनना है, तो दोनों सेल में भी तो डीएनए चाहिए ना। समझा? यस। Yes. अगर एक सेल से 2 सेल बन रहा है, तो उस दोनों सेल में डीएनए चाहिए, तो डीएनए रेप्लिकेशन तो वहां तो इंपॉर्टेंट ही होता है। तो डीएनए से जब 2 डीएनए बनते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। पर डीएनए ही आरएनए भी बनाता है, डीएनए भी प्रोटीन भी बनाता है। तो जब डीएनए ये सब चीजों का सिंथेसिस करेगा, तो उसे हम कहेंगे हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। समझ में आ गया? मतलब बहुत ही सिंपल है। ठीक है, डीएनए से जब आरएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो हेट्रोकैटालिटिक। पर डीएनए से जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, जब सेल डिवीजन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। यस?
So the process by which the DNA duplicates itself is called as the replication. Replication का मतलब क्या? जब DNA डुप्लीकेट होता है तो रेप्लिकेशन में क्या होता है? रेप्लिका का मतलब क्या होता है? कॉपी. रेप्लिका मीन्स कॉपी. So through replication it forms two copies that are identical to each other. आप देख सकते हो कि ये पिंक कलर का डीएनए है, इससे दो डॉटर डीएनए बन रहे हैं. पर इस डॉटर डीएनए में इफ यू ऑब्जर्व नाइसली एंड प्रॉपरली यू कैन सी सम कलर डिमार्केशन. पिंक कलर तो दिख ही रहा है पेरेंट वाला, पर एक ब्लू कलर का न्यू स्ट्रैंड भी दिख रहा है. करेक्ट है ना? So again in your lower classes you have learned that in DNA replication there is one old strand and a new strand. Have you पढ़ा है आपने? सुना है, पढ़ा है कि डीएनए रेप्लिकेशन में एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है, एक न्यू स्ट्रैंड होता है. पढ़ा है या नहीं लोअर क्लासेस में? Yes or no? No. नहीं पढ़ा है बच्चा. ओके ठीक है. तो वी विल बी लर्निंग दैट इन दिस पर्टिकुलर लेसन. ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख लो इस डायग्राम में. देखो ये पिंक कलर का एक डीएनए दिख रहा है आपको. अब इस पिंक कलर के डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनने वाले हैं, दो नए डीएनए बनने वाले हैं. तो इस डीएनए में आप देख सकते हो कि एक जो स्ट्रैंड है वो पिंक कलर का है और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो ब्लू कलर का है. मतलब नया क्या बना? ये ब्लू वाला. पिंक वाला तो जूना ही है. समझा? यहाँ पे भी देखो पिंक वाला तो जूना ही है, नया क्या बना? ये ब्लू वाला. समझा? तो ऐसे बनता है एक डीएनए से दो डीएनए, जिसमें एक तो जूना ही वाला रहता है और उसी के कॉम्प्लीमेंट में नया बनता है और फिर डबल हेलिक बन जाता है. समझा मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? यस. Yes. ओके. सो रेप्लिका का मतलब है टू कॉपीज बनाना. ठीक है. इन यूकैरियोटिक सेल replication of DNA takes place only once in the cell cycle. आपने देखा है S phase में. You have learned the cell cycle. You have learned all the phases of cell cycle. You have learned there is a G1 phase, है ना? S phase, G2 phase and M phase, है ना? तो S phase में क्या होता है? DNA replication हो जाता है. It occurs in the S phase of the interphase in the cell cycle. DNA replicates through semi-conservative model of replication. Semi means half, conserve मतलब कंजर्व रखना. मतलब इस स्ट्रैंड में, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि पहले से पिंक है, सेमी है, सेमी कंजर्व है, मतलब पिंक स्ट्रैंड है. जो पेरेंट का पिंक स्ट्रैंड था, पेरेंट डीएनए, लेट अस से दिस इज अ पेरेंट डीएनए, दिस आर द डॉटर डीएनएस. तो पेरेंट डीएनए का पिंक है ना, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन. And this semi-conservative model of replication was been proposed by a scientist called named as the Watson and Crick. So it is a very famous semi-conservative replication model of DNA called as a Watson and Crick model. Watson and Crick model of DNA. ठीक है. तो ये वैटसन एंड क्रिक ने क्या बताया कि जो नया डीएनए फॉर्म होता है उसमें पेरेंट डीएनए रहता ही है, पेरेंट स्ट्रैंड, एक जूना स्ट्रैंड रहता ही है. ठीक है. अंडरस्टूड? ठीक है. वी विल बी लर्निंग दैट इन डिटेल नाउ. सो द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कैसे होता है? तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक आल्सो. लेट अस से कि हम क्या करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे ये डीएनए से, एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनता है. दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. ठीक है. कि ये जो पिंक कलर का आपको डीएनए दिख रहा है, इससे दो डीएनए, एक पिंक एंड ब्लू कैसे बना. तो लेट अस लर्न द प्रोसीजर. द फर्स्ट प्रोसीजर इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अब जैसे ये स्ट्रैंड है, ठीक है, अभी एक स्ट्रैंड है, तो न्यूक्लियोटाइड तो पहले रेडी होने चाहिए ना, क्योंकि अगर ये स्ट्रैंड ओपन हो गया, अब देखो ये स्ट्रैंड ओपन है, लेट अस से ये कॉइल्ड है, अगर इसको मैंने अनकॉइल्ड कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा. कैन यू सी विद द हेल्प ऑफ अ कर्सर? ये देखो ये ओपन हो गया. अगर मैंने ये दो स्ट्रैंड को अलग कर दिया, जैसे कोई आपने रस्सी लिया, ठीक है, और उस रस्सी को आपने खोला, नीचे से खोल दिया, तो क्या होगा? ये A T G T, यहाँ पे देखो T A C A सब अलग हो गए हैं, हुए हैं कि नहीं? अगर मुझे Yes. यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनाना है तो मैं पहले से अगर रेडी रखूंगी, मुझे पता है कि A T के साथ जुड़ता है, तो मैंने अगर T रेडी रखा है, मुझे पता है कि T A के साथ जुड़ता है, तो अगर मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड रेडी रखा है तो फटाफट न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा ना.
समझा? समझा क्या बोल रही हूँ मैं? तो Yes. there is activation of nucleotide. 4 types of DNA nucleotides are present in the nucleoplasm. What is nucleoplasm? Cytoplasm of nucleus is called as nucleoplasm. ठीक है? So what are they are present in the form of this AMP, GMP, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है ना बेटा, CMP and TMP, ठीक है ना? M means मोनो, T मतलब ट्राई, जैसे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ऐसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये सब मोनोफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट्स है। अब मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट होगा, ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है? न्यूक्लियोसोम में ऑलरेडी मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हमें जब पता है कि डीएनए को रेप्लिकेशन करना है तो क्या होगा, ये मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में बदल जाएगा, दे विल बी गेटिंग एक्टिवेटेड। तो AMP बन जाएगा ATP, GMP बन जाएगा GTP, ठीक है? ऐसे बाय यूजिंग ATP इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज अ फॉस्फोराइलेज, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोराइलेशन। लेट अस से एग्जांपल, adenosine monophosphate plus ATP will give you ATP plus AMP. Understood? Yes. हाँ, तो ये लिख के लो बेटा। और यहाँ पे क्या चीज आपको याद रखना है, प्रोसेस का नाम को क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। एंड कौन सा एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। So enzyme is important as well as this is also important. तो अब क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, जैसे इवेंट क्या है हमारा, डीएनए रेप्लिकेशन। अब इवेंट के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन लगता है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन हो गया कि मोनोफॉस्फेट has been converted into the triphosphate. फर्स्ट प्रिपरेशन कंप्लीटेड। लेट अस सी द नेक्स्ट प्रिपरेशन। ये आपने नोट डाउन किया सबने? Have you all noted down this part? What is the first activation? You can just write down this equation, like monophosphate converted into triphosphate with the help of enzyme phosphorylase, and the process is called as phosphorylation. Done, ma'am. हाँ, ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमारे पास रॉ मटेरियल रेडी है, ATP, GTP सब रेडी है हमारे पास। अब क्या करना है, अब ये जो कॉइल्ड डीएनए है उसको अनकॉइल करना है, सो दैट वहां पे एक ओरिजिन पॉइंट हो जाए जहां से हम शुरुआत करेंगे नया स्ट्रैंड बनाना। सो डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट अ स्पेसिफिक साइट। एक जगह से तो शुरुआत होगी ना, कोई भी चीजों की शुरुआत एक जगह से होती है, तो लेट अस से दैट जगह का शुरुआत इज कॉल्ड एज O, या फिर ओरिजिन पॉइंट, या फिर इनिशिएशन पॉइंट, जहां से शुरुआत होगी। सो O इज ओरिजिन पॉइंट या फिर इनिशिएशन पॉइंट। तो यू कैन सी विद दिस एरो मार्क, जैसे ये डबल कॉइल्ड है, इसको खोल दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिन पॉइंट या फिर इनिशिएशन पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया? पर ये तो कब पॉसिबल है, हमारे केस में यूकैरियोटिक सेल में। पर प्रोकैरियोटिक सेल का तो डीएनए सर्कुलर होता है, गोल गोल होता है। सो इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली वन ओरिजिन, हाउएवर इन यूकैरियोट्स देयर आर मोर देन वन ओरिजिन, क्योंकि लीनियर है ना और ये सर्कुलर है इसीलिए। सो एट द पॉइंट O, जहां पे ओरिजिन पॉइंट है, वहां पे कैसे कोई भी चीज के लिए एंजाइम की जरूरत है। अगेन कौन सा एंजाइम आएगा, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। nicks one of the strand of DNA temporarily. What do you mean by the term nicks? मतलब कट, उसको कट करेगा, निक करेगा। निकिंग का काम कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस। समझ में आया? Yes. ठीक है, तो फिर से मैं बता रही हूँ, हमने सेमी रेप्लिकेशन करने के लिए स्टार्ट किया, मतलब एक डीएनए, हमारा इवेंट क्या है, एक डीएनए से दो डीएनए बनाना, दो रेप्लिकास बनाना। अब हमें ऑलरेडी पता है कि जो अब नया डॉटर डीएनए बनेगा उसमें एक जूना स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा, उसके अंदर एक नया स्ट्रैंड बनता है, ठीक है?
अब प्रिपरेशन के लिए क्या हो गया, मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में बदल गया। अब एक ओरिजिन की तो जरूरत होनी चाहिए, तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कोई भी ओरिजिन हो सकता है, कोई भी रीजन में ओरिजिन हो सकता है। मतलब अभी जैसे मैंने ओरिजिन यहाँ पे एरो मार्क दिखाया, तो ये शायद ओरिजिन यहाँ पे भी हो सकता है जहाँ पे पेरेंटल डीएनए लिखा है, समझ में आया? यहाँ से भी निक हो सकता है, हाँ, या फिर इसके ऊपर से भी निक हो सकता है। तो देयर आर मेनी रीजन्स फॉर निकिंग इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जहां से निकिंग स्टार्ट होगा वो रीजन को हम क्या कहेंगे, ओ पॉइंट कहेंगे, या ओरिजिन कहेंगे, या फिर इनिशिएशन पॉइंट कहेंगे। तो कैसे पता चला कि यही ओरिजिन है? क्योंकि वहां पे निकिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, और कटिंग के लिए कौन मदद करेगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मदद करेगा। अंडरस्टूड? Yes. चलो, निकिंग हो गया, कट हो गया। अब कट होने के बाद क्या होगा, ऐसा वाई शेप का, अभी देखो यही पार्ट, अभी ये वाले को देखो, जैसे यहाँ पे कट हो गया, ये ब्लू एक साइड, ये ब्लू एक साइड, और ये ऊपर कॉइल्ड है। हम वापस समझो, देखो ये वाला पॉइंट इज इनिशिएशन पॉइंट, तो ये वाला एक ब्लू स्ट्रैंड। अब ये नीचे का डायग्राम को देखो ही मत, आप ये नीचे वाले पार्ट को मत देखो, ये येलो वाले पार्ट को देखो ही मत, सिर्फ इतने ही रीजन को देखो। जैसे यहाँ पे निकिंग हुआ, तो ये एक ब्लू स्ट्रैंड है और ये एक ब्लू स्ट्रैंड है, मतलब ये अलग हो गया ना एक दूसरे से, हमने उसको खींच के अलग कर दिया, यहाँ पे निक हो गया। तो इसी को अगर मैं उल्टा देखूंगी तो मुझे ये ऐसा वाई शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, सिंपल डायग्राम में दिखेगा कि नहीं? वाई शेप। ओके, अगेन एंजाइम की जरूरत है। सो द एंजाइम डीएनए हेलिकेज ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड टू विच द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट्स एंड अनवाइंड, है ना? अभी हमें पता है कि A is linked, C is linked with G, T is linked with A, C is linked with G, है ना, with the help of hydrogen bond। तो अगर मैंने इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे ना, ये दोनों स्ट्रैंड अलग, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा तो ये तोड़ेगा कौन? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अगेन कौन सा एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम। क्यों जरूरी है इसको ये करना? सो दैट अगर ये अलग होगा तभी तो ये येलो स्ट्रैंड बन पाएगा ना, अगर ये अलग ही नहीं होगा तो ये येलो स्ट्रैंड बनेगा कैसे? अंडरस्टूड? तो इसको अलग करने के लिए कौन हेल्प करेगा? एंजाइम, दैट इज द डीएनए हेलिकेज व्हिच विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नाउ द डीएनए विल अपीयर लाइक अ इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर, और अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फोक कहते हैं, रेप्लिकेशन फोक। The separated strands are prevented from recoiling। यहाँ पे तो है ही ना सब चीजें, देखो A भी है, T भी है, G भी है, C भी है, T भी है, A भी है, G भी है। अब ये तो वापस से कॉइल हो ही सकता है ना, अगर इसको हमने ऐसे ही नहीं रखा तो ये फिर से कॉइल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन की तो जरूरत है, हाइड्रोजन मिलते ही वापस से एक हो जाएगा। तो इसको पर अनकॉइल्ड ही रखना है ना हमें, ताकि ये बन सके। तो इसको अनकॉइलिंग स्ट्रक्चर में कौन रखता है? SSBP. What is that? Single stranded DNA binding protein will prevent the recoiling. Understood? Yes. ये वाला पॉइंट भी समझा? फिर से हम देखते हैं क्या क्या है अभी हमारे पास। अभी हमने निकिंग किया, निकिंग करने के बाद हमारे ये दो स्ट्रैंड्स मिले। फिर हमने क्या बोला कि ये दो स्ट्रैंड्स जो है इसको अलग ही रखना है हमें, इसमें का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है। वी हैव टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन ब्रेक करेगा? डीएनए हेलिकेज विल ब्रेक। जैसे डीएनए हेलिकेज इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो ए सी जी टी एक साइड हो जाएगा, टी सी जी ए सब एक साइड हो जाएगा। अब ये हमें कैसा दिख रहा है? इन्वर्टेड वाई शेप दिख रहा है। इसके लिए हम इसको नाम एक दे देते हैं, लेट अस से इट इज अ रेप्लिकेशन फोक। अच्छा, अब ये जो दो स्ट्रैंड्स अलग हुए हैं इनको ये लोग वापस से रिकॉइल नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान कौन देगा? SSBP, that is single stranded binding protein will prevent from recoiling। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो मेन प्रोसेस है that is synthesis of new strand। Now each separated strand will act as a template। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है बेटा? मोल्ड। मतलब ये जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, देखो ये ब्लैक कलर का लाइन
और ये वाला ब्लैक कलर का लाइन, देखो ये ब्लैक कलर का लाइन कहाँ पर है, 5' to 3' है। ये दूसरा ब्लैक कलर का लाइन क्या है, फ्रॉम 5' to 3' है। ये जो ब्लैक कलर का लाइन है इसी को हम टेम्पलेट बोलते हैं या फिर मोल्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो अल्फाबेट्स है, अभी ये तो लाइन ड्रॉ करके आपको सिंपल वे में समझाया, पर इस पे अल्फाबेट्स है ना, यहाँ पे ए होगा, टी होगा, सी होगा, जी होगा, ए होगा, टी होगा, वापस सी होगा, जी होगा। समझ में आया? ये ब्लैक कलर पे होगा कि नहीं होगा? Yes. तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, टेम्पलेट। और उसी को देख के नया स्ट्रैंड बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे ए है, हाँ, तो उसके सामने आके टी जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे सी है तो जी आके जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे जी है तो सी आके जुड़ जाएगा। तो मतलब ये मोल्ड का काम कर रहा है, ये टेम्पलेट, मतलब उसी को देख के एक नया स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जो बनेगा उसके लिए भी किसी की तो मदद लगेगी। तो किसकी मदद लगेगी? विद द हेल्प ऑफ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स की जरूरत लगेगी, जिसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। ठीक है। तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा ना, उसके लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। तो आरएनए प्राइमर कहां पर जाकर जुड़ेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे जाकर जुड़ जाएगा। कहां पर देखो जुड़ा, प्राइमर का लेबलिंग देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्राइमर 3' एंड पे जुड़ गया। टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे आकर ये जुड़ जाएगा। और जैसे ही प्राइमर आकर यहाँ पे जुड़ेगा, ये इंडिकेशन है कि अब स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही प्राइमर will get associated at the 3' end of the template strand, it will attract the complementary nucleotide, है ना? न्यूक्लियोटाइड रेडी था ना हमारे पास, ATP रेडी है, GTP रेडी है, TTP रेडी भी है, ये सब रेडी है, A, G, T, C सब रेडी है। अब धीरे धीरे क्या होगा, they will be coming and they will be forming the bonds. Understood? Complementary nucleotides from the surrounding nucleoplasm. और ऐसे करते 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 नया एक स्ट्रैंड बन गया। तो इस स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा? लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। सो सिंथेसिस हो गया न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का। अगेन इसका कैटेलाइजेशन किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज से होता है। तो ये जो नया स्ट्रैंड बना है, ये कौन सा डैश, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम 5' to 3'। अंडरस्टूड? कितना समझा? अब ये जो स्ट्रैंड है आप देख सकते हो फटाफट 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 बन गया, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया लीडिंग स्ट्रैंड या लीडिंग टेम्पलेट। ठीक है, लीडिंग प्रोडक्ट, लीडिंग स्ट्रैंड। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes. अच्छा, पर इसके ऊपर वाला देखो, आप देखो ये वाला, ये टूट टूट के बन रहा है। मतलब थोड़ा आरएनए प्राइमर आया, थोड़ा सा बना, आरएनए प्राइमर आया, थोड़ा सा बना, आरएनए प्राइमर आया, थोड़ा सा बना, आरएनए प्राइमर, ऐसे टूट टूट के बन रहा है, मतलब थोड़ा 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 एंड थोड़ा। तो ये क्योंकि टूट टूट के बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड या लैगिंग। लैगिंग मतलब जो पीछे रह जा रहा है, लैगिंग टेम्पलेट। या फिर ये जो फ्रैगमेंट्स में बन रहे, इसको एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसका नाम उनके नाम से ही है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं। अब ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, क्योंकि टूट टूट के बना है, पर हमें टूटा हुआ तो नहीं चाहिए, हमें जुड़ा हुआ चाहिए, तो इसको जोड़ दिया जाएगा। अगेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जुड़ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी दैट। सो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का स्टोरी। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, ओके, आई थिंक सो अपना टाइम हो चुका है, यू विल बी हैविंग योर नेक्स्ट लेक्चर आल्सो। सो आप लोग प्लीज मुझे याद दिलाना बेटा कि टुमारो आई थिंक सो अगेन वी विल बी हैविंग द लेक्चर। सो प्लीज टेल मी कि हमें लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड से स्टार्ट करना है। गॉट इट? Yes. एंड टुमारो